वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 14 नवंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन-कौन से टॉपिक को कवर किया गया, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भी आप लोग गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं, वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड पीटी और इन कौन-कौन सी न्यूज़ है, उस पर हम लोग नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। आज 14 नवंबर है तो बाल दिवस है। तो बाल दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग को बहुत से ऑफर दिए गए हैं, तो आप लोग जाके ऐप पर देख सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं कि किस किस ऑफर की बात की जा रही है। बहुत से पैक आप लोगों को आज ऑफर के तौर पर छूट दी गई है, तो आज रात के 12 बजे तक यह ऑफर रहेगा, तो सभी लोग पैक को परचेज कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस को जरूर डाउनलोड कीजिए, उसके ऐप को। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। महत्वपूर्ण सुझाव अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और जो भी रिलेटेड बातें की जा रही है आप लोगों को एग्जाम ओरिएंट, कमेंट सेक्शन में उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका एक्टिव मोड में वर्क हो सके। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर देखिए इसके रिलेटेड की स्लाइड आप लोग तो शेयर किया ही जाता है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराया जाता है, उसके साथ साथ बहुत से लिंक आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। और टेलीग्राम चैनल पर कल से पुनः आप लोगों को महत्वपूर्ण क्विज स्टार्ट हो चुका और रेगुलर अब स्टार्ट रहेगा ये। जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो आपको दैनिक जागरण का हो या तो करेंट अफेयर्स सीरीज और इवनिंग का लाइव क्लासेस, या तो आपको जो टारगेटेड बैच के जो कोर्स है उससे रिलेटेड आपको प्रश्न वहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग अभ्यास करते रहिएगा टेलीग्राम चैनल पर, और जो भी बेस्ट आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी आप लोग को वीकली दिया जाएगा। तो आप लोग उसे देखिएगा, उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके चीज़ों को अपडेट होते रहिए। चलिए हम लोग आज अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस आपको कितना इम्पोर्टेंट है आज पता चलेगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रेगुलर आता है ना, तो उससे रिलेटेड पहले जब न्यूज एनालिसिस हो चुका है, उससे रिलेटेड आपको एस्पेक्ट पता चलेगा कि इसको कंटिन्यू करने से आपको कितनी बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। क्योंकि चीज़ें देखिए रेगुलर टॉपिक आपको नज़र आएंगे जो पहले आप लोगों को कवर किया जा चुका है, और ये कितनी दफ़ा हुआ ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए, पहले ही पेपर में आप लोगों को बाली में परवान चढ़े कि भारतीय कूटनीति के संदर्भ में कुछ बातें की गई है। तो ये जो टॉपिक है आपको यूपीएससी के जीएस पेपर थर्ड भारतीय हित और समझौते सम्मेलन से संबंधित टॉपिक है। तो यह और स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट अपने जीएस पेपर से टैली कर लेंगे, वो बीपीएससी के हों या यूपी पीसीएस के स्टूडेंट हो या एमपी पीसीएस के स्टूडेंट हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, कोई भी स्टूडेंट हो, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो, सभी अपने जीएस पेपर वाले पार्ट में आप लोग इसे टैली करके न्यूज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो देखिए, G20 पर मैंने पहले भी बात कर चुका, 2 से 3 बार मैंने इस पर चर्चा कर चुका। G20 शिखर सम्मेलन, G20 सम्मेलन के कौन-कौन से देश होते हैं, G20 के क्या भावी उद्देश्य हैं, लक्ष्य क्या है, सभी पर मैंने पहले चर्चा कर चुका। तो देखिए, पहले की न्यूज़ फिर से भी जब तक ये मीटिंग समाप्त नहीं हो जाए तब तक ये G20 की चर्चा होती रहेगी। और लगातार देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था इसके मुद्दे क्या होने वाले हैं, उससे रिलेटेड मुद्दों को आपको देखना है। जैसे इसमें मुख्यतः इस सम्मेलन में आशा है क्या, रूस यूक्रेन युद्ध और चीन से तनाव जो उत्पन्न हालिया तनाव तनाव उत्पन्न हुए ताइवान के मामले में, और जो 9 डैश दक्षिणी चीन सागर से संबंधित 9 डैश लाइन है, उससे रिलेटेड मुद्दे यहाँ पर उभरने की संभावना है। तो मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ों पर चर्चा हुई है। फिलहाल जो G20 सम्मेलन के हैं उसे आप लोग उसे रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा न्यूज़ किस रूप से कलेक्ट किया गया है। और जो जो नहीं देखते हैं ना, अभी तक नहीं देखे उस वीडियो को, वो जाके प्लीज़ पहले के वीडियो देख लीजिए। देखिए, डेली एक ही टॉपिक को कवर करने से होगा, जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। यही प्रयास रहता है, आप लोग भी अपने स्तर पर सपोर्ट हमें कीजिए ताकि न्यूज़ ज़्यादा कलेक्शन किया जा सके। देखिए, इस मुद्दे में साथ ही साथ देखिए क्या चर्चा होने वाली है। आपको खाद्य सुरक्षा,
खाद्य और ऊर्जा संकट, स्वास्थ्य और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर 3 अलग अलग सत्र बाली शिखर सम्मेलन में आयोजित किए जाएंगे। और इस पर मैंने उस दिन भी चर्चा किया। वो सम्मेलन जिस दिन हो जाएगा सभी देशों का व्यू हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेंगे। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग रहते हैं। देखिए पहले होता है ना, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को मैं तो जनरल व्यू में चीज़ें समझा दूंगा, बता दूंगा, पर किसी देश की क्या नीति रही 2022 के बाली सम्मेलन में, उसे बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हर सम्मेलन में देशों की कुछ न कुछ एस्पेक्ट नीतियां चेंज हुई है, तो उसको हम लोग ध्यान में रख के ही कवर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे अभी। चलिए इसमें कुछ चीज़ें हैं अपडेट किया, उसे आप लोग देख लीजिए। ये बार बार न्यूज़पेपर में ही दे दिया जाता है कि कितने प्रमुख देशों की किया यह अंतर सरकारी मंच है अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ। इसमें देश का नाम भी दिया रहता है। 2000 G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का 75% और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इंडोनेशिया G20 सम्मेलन का वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये सब पीटी फैक्ट है। और यूपीएससी ने यहाँ से आपको देखिए G20 सम्मेलन से आपको सदस्यों का कूट दिया था, अर्थात मिलान दिया था कौन सा सही है। तो देखिए यूपीएससी इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछता है, तो आप लोगों को सारे चीज़ों को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग न्यूज चर्चा करेंगे। देखिए आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व समुदाय को एकजुट करेगा। तो इस पर मैंने देखिए ये यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में भारत उसके पड़ोसी और भारतीय हित से संबंधित जो टॉपिक है यूपीएससी के पेपर में, उससे रिलेटेड ये न्यूज कवर करेगा। और स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट स्टूडेंट आप अपने जीएस पेपर से टैली करेंगे। देखिए 10 सितंबर 2022 को आतंकी फंडिंग जो है FATF, उस पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। इसके क्या हित है, इसकी निहिताएं क्या है, इससे संबंधित क्या चिंता भारत की है, तो सभी पर चर्चा किया जा चुका है। तो पहले के जो अभ्यर्थी हैं वो उनको पता है, जो अभी तक नहीं देखे इस वीडियो को तो प्लीज जाके इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, ताकि आप लोग का सारा न्यूज कलेक्ट हो जाए। इसी में देखिए कुछ अपडेट आप लोगों को कवर कर लेना है। जैसे डाटा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें एफटीए से बाहर निकला, हाल ही में बाहर निकाला गया इसे ग्रे लिस्ट से, आप तो जानते ही होंगे। निगरानी सूची से बाहर आने के बाद सीमा पर पार आतंकवादी जो फंडिंग बढ़ने की आशंका भारत ने जताया है। तो ये सब चीजें अपडेट होंगी। और देखिए मुंबई और दिल्ली में जो हालिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा आतंकवादी समूह का जो बैठक हुआ था, जिस पर मैंने न्यूज भी कलेक्ट किया था, उसमें एक बात की गई थी ना, पाकिस्तान और मौजूदा आतंकी नेटवर्क के खतरे के प्रति दुनिया को आगाह करने की बात की गई थी। दिल्ली में भी आतंकी फंडिंग रोकने के उपाय की चर्चा किया गया था। दुनिया में 75 देशों ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन होने जा रहा है, तो देखिए इस पर भी चर्चा उस दिन हुआ था। तो देखिए न्यू अपडेट आपको यही आया है, तो इसे अपडेट कर लेना है। साथ ही साथ देखिए हमारे जो गृह मंत्री उन्होंने भी इस सम्मेलन में, अर्थात जो संयुक्त आतंकी सम्मेलन किया गया था समूह का, तो उसमें देखिए आतंकी फंडिंग, संगठित अपराध और ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का ध्वस्त करने की भी बात की गई थी इनके द्वारा। तो ये सब न्यू अपडेट है, तो आप लोग इसको कवर करते चलना है। साथ में देखिए यहाँ पर पाकिस्तान 2017 में FATF की निगरानी सूची में आने के बाद इसमें कुछ कमी आई थी। आपको आतंकी जो भारतीय सीमा के आसपास होता है, घटनाएं होती है, उसमें भारत सरकार ने कुछ डाटा दिया, तो उससे आप लोग याद रखिएगा। ये डाटा बहुत यूज करेगा, आप लोग के लिए यूजफुल होगा। FATF के संदर्भ में जब भारतीय निहिताएं पूछी जाएगी, इससे भारत की क्या चिंताएं हैं, इस चिंता को आप लोग यूज कीजिएगा डाटा के रूप में। जैसे पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी जो शिविर है, आतंकी शिविर की संख्या 75% की कमी देखी गई थी, जो भी सूची में लाया गया था 2017 में। और भारत के भीतर कश्मीर में जहां 2016 में बड़े आतंकी हमलों की सुरक्षा बलों 60 जवान और 33 विदेशी आतंकी मारे गए थे, और 2017 में यह संख्या आधी हो गई थी। देखिए 17 में जब शामिल हुआ किया गया था ना, तो इसकी संख्या आधी हो गई थी, अर्थात इसके आंकड़े जो है ना आधे हो गए थे इस घटनाओं के संबंध। साथ ही साथ 8 बड़े आतंकी जो हमले हुए थे, उसमें सुरक्षा बलों की 24 जवान और 15 विदेशी आतंकी मारे गए थे। और 2018 में बड़े आतंकी हमलों की संख्या मात्र 3 रह गए थे, ध्यान रखिएगा।
और 2019 में 1 और 2020 में 0 के स्तर पर पहुंच गई थी और 2021-22 में क्रमशः 3 और 1 बड़ी आतंकी हमला हुआ था। तो याद रखिए 2017 के आंकड़े आपको देने हैं, 2018, 2019 और 2020-21 सभी के आंकड़े आप लोग पाई चार्ट में ऐसे दे सकते हैं, ठीक ना। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है किस रूप से घटा है, किस रूप से घटा है, आपको इस तरह से 0, 1, 2, 3 ऐसे करके आपको कवर कर लेना है। तो देखिए होगा क्या जानते हैं, इससे डाटा एनालिसिस जब यूज कीजिएगा तो एफएटीएफ की वास्तविकता को समझा पाइए, भारत क्यों इतना चिंतित इस विषय पर रहता है, क्यों भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने की जरूरत है, जिसमें एक एफएटीएफ जो संस्था है उसमें पाकिस्तान को निगरानी सूची में रखना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा उम्दा आपको यह ठोस उपाय देगा यह डाटा कि जब से 2017 से जब इस सूची में शामिल किया गया था ग्रे लिस्ट में, तो लगातार जो भारतीय सीमा के आसपास जो आतंकी घटनाक्रम है वो लगातार गिरा है। कहाँ पहले 60 की घटनाएं होती थी 33 विदेशी नागरिक के संदर्भ में, अब एक भी नहीं हो रहा, 1-2 के छोटी-मोटी घटनाएं हो रही हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं वित्त सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर आप लोगों को समझने की जरूरत है। जब भी एफटीए के बारे में, एफएटीएफ के बारे में चर्चा किया जाएगा और भारतीय हित पूछा जाएगा तो इस डाटा को यूज करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और पहले हम लोग इस पर 10 सितंबर को न्यूज कवर कर चुके हैं, तो जो स्टूडेंट पहले कर चुके हैं उनको बहुत आसानी होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में ये पता चलेगा इसके फायदे क्या हैं लगातार देखने से। जो टॉपिक आज है ना उसकी पहली चर्चा हो चुकी है, तो आने वाले जो न्यूज है आज का न्यूज आप लोग कितने आसानी से समझिएगा। ऐसे ही आगे जो आज जुड़े हैं वो भी आने वाले कुछ समय में उससे न्यूज आपको कवर कर दिया जाएगा, तो चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए होता क्या है ना कि जब आप एक ही चीज को बार बार पढ़िएगा ना तो आपको यह याद हो जाएगा, इससे रिलेटेड कभी भी कोई इशू नहीं होगा आपको। इसलिए दैनिक जागरण सबसे इंपॉर्टेंट है और लगातार ये आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार ही ऐसा घटना बार बार। एफटीएफ जब से मैंने 10 सितंबर से अभी तक मैंने एफएटीएफ के बारे में कम से कम 3 से 4 बार यह न्यूज आ चुका है, मुझे जहां तक रिकॉल हो रहा है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। 10 सितंबर से लेकर वर्तमान तक में यह एफटीएफ की जो सूची जो ग्रे लिस्ट का है इससे संबंधित चर्चाएं हैं ना 3 से 4 बार आ चुका है। तो बताइए यह कभी भी आपके माइंड से निकलेगा इसके सभी एस्पेक्ट, जिसने 10 सितंबर का वीडियो देखा होगा, वर्तमान का जो वीडियो लगातार 3 से 4 बार देखा होगा, तो यह आने वाले समय में है ना 6 से 7 महीने में यह आपको याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड पीटी में प्रश्न पूछे या मेंस में पूछे या इंटरव्यू में पूछे, कहीं भी पूछेगा ना तो आप 100% उसे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिएगा सामने वाले को, पीटी का स्तर में हो या मेंस में या इंटरव्यू में। तो विश्वास के साथ चीज़ों को करते जाइए, अंत इसका बहुत बेहतर होने वाला है आप लोगों के लिए। जो स्टूडेंट इसको समझ रहे हैं ना वो सीरियसली चीज़ों को कवर कर रहे हैं और उनका रिजल्ट देखिएगा इस साल बेटर होगा। पिछला जो रिजल्ट है ना उससे कहीं बेटर अच्छा रिजल्ट होगा, उनका सिलेक्शन होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए ये देखिए लाइन देखिए न्यूज़पेपर का कितना किस तरीके का न्यूज़पेपर में आप लोगों को टैगलाइन दिया जाता है, अंग्रेजों ने 3 साल में दूसरा विश्व कप जीता। ये देखिए कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आप भी एस्पिरेंट है तो ध्यान रखिएगा, आप कभी भी इस प्रकार के शब्दों को नहीं यूज करना है। देखिए पेपर है, पेपर में आपको चीज़ें इस प्रकार से मिलेगी तो उसके डीमेरिट को नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको ध्यान में रख के अपने आंसर राइटिंग को सही करना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे इस प्रकार के टर्मोलॉजी को यूज करेंगे। हालांकि हिस्ट्री के पार्ट में हम लोग अंग्रेजी शासन लिखते हैं, पर देखिए अंग्रेजों ने 3 साल, अंग्रेजों का मतलब क्या होता है, किसी खास क्षेत्र के खास रंग की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार के टर्मोलॉजी से बचना है आप लोगों को। मैंने कल ही हेट स्पीच के संदर्भ में बातें किया था ना कि राष्ट्रपति को कोई व्यक्ति ने इस प्रकार से अमर्यादित भाषाएं यूज की, तो एस्पिरेंट के तौर पर आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती है, तो उम्मीद कीजिएगा इस प्रकार से यूज नहीं करना है, बचना है। इसलिए कुछ चीज़ें मैं इस प्रकार से आप लोग को नोटिफाई कर देता हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और भी न्यूज है, ध्यान रखिएगा आप लोग अगर डॉग प्रेमी है, अगर घर में पाले हुए कुत्ता पाले हुए दिल्ली के क्षेत्र में, नोएडा क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा आप पर 10,000 का जुर्माना लग जाएगा। तो ध्यान से आप लोग अच्छे से रहिएगा। इसे बस जानकारी के लिए मैंने बताया था क्योंकि दोनों एस्पेक्ट है इसके। देखिए मैं आपको कितनी बार बोला हूँ यार, युक्ति आईएएस का टैगलाइन भी है ये अंगदान युक्ति आईएएस के नाम, आप लोग टैगलाइन सुनते होंगे ना, तो देखिए उसकी उपयोगिता आज समझ में आएगी। देखिए बालकनी से
गिरकर मृत 2 बच्चियों का अंगदान से 4 को मिली जीवन दान। देखिए ये बच्ची है कितने महीने की, आपको देख लीजिएगा, 1 सेकंड में यहाँ ज़ूम करके दिखाता हूँ। 18 माह की माहिरा है, 8 वर्ष की मानसी है। दोनों बच्चियों ने मौत हो जाती है, किससे? बालकनी से गिर से असुरक्षित ग्रिल से, जहाँ से वो गिर जाती है। बालकोनी होता है ना, घर का बालकोनी होता है, घर ये है, बालकोनी ये है, तो यहाँ से गिर के इनकी मौत हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी दूरदर्शिता इनके गार्जियन में है कि इसके बच्चे के असमसामयिक मृत्यु को यानी बेहतर उपयोगिता के साथ इनका यूज़ किया है। देखिए मृत शरीर का कोई भी उपयोग, अगर उसे हम जलाते हैं या तो अंतिम संस्कार जिसे बोला जाता है, सभी में अलग-अलग तरीके से है, मुस्लिमों में अलग है, हिंदुओं में अलग है, सभी धर्म पंथों में अलग-अलग प्रक्रिया है। अगर उस मृत शरीर से हम किसी को जीवन दान देते हैं ना, तो उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। और मैं अपने शरीर का 22 अंग दान किया हूँ। आप लोग आपको आश्चर्य होगा, 22 अंग। तो देखिए होता क्या है ना कि इन चीज़ों को आप लोग कवर कीजिएगा। नाटो में जाए, NATTO में जाइए, नेशनल जो अथॉरिटी है, वहाँ पर सर्च कीजिएगा किन किन पार्ट में दान अंग किया जा सकता है। और मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अंग दान करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम शरीर नश्वर लेकर आए हैं, उसकी उपयोगिता अंतिम तक बना रहे। जब ये टेक्नोलॉजी हर स्टेट तक पहुँच जाएगा, हर लोगों तक पहुँच जाएगा ना, आने वाले समय में जो अंगदान के कारण नहीं लोगों को बचाया जा सकता, उसे बचाने का प्रयास सरकार और सरकार की एजेंसियां, स्वास्थ्य विभाग कर सकती है। तो आप इसे देखिएगा और मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा उसका, जिसमें आप लोग अंगदान कर सकते हैं। जो भी इच्छुक होंगे तो अंगदान जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही पुण्य का काम है। ये सब भी आप लोगों को एस्पिरेंट के तौर पर करना चाहिए, चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसा कि हम और हमारे जो सीनियर लोग हैं एक दूसरे को ये चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था पारदर्शिता की कमी लाई गई है। इस पर आप लोग 11 अक्टूबर का न्यूज़ एनालिसिस किया गया है ना। आप लोग जो स्टूडेंट इसको पढ़े होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 11 अक्टूबर को यह न्यूज़ कवर किया गया है, कॉलेजियम से संबंधित एक बार और 2-3 बार इसको न्यूज़ को कवर किया गया, और ये लगातार इस साल चर्चा में विषय रहेगा। मैंने इसे आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन के रूप में इस टॉपिक को कवर भी किया है कि नहीं। ये क्वेश्चन इस साल आपको मेंस में देखने को मिल जाएगा, वो स्टेट पीसीएस का मेंस हो या इंटरव्यू, आपको यूपीएससी का मेंस हो, और इंटरव्यू में तो इससे प्रश्न जरूर होंगे, ध्यान रखिएगा। तो जजों की नियुक्ति से कॉलेजियम व्यवस्था को आप लोग 11 अक्टूबर की न्यूज में कवर कर लेना। कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम संबंधित निर्णय वाद क्या आए थे सुप्रीम कोर्ट के, 1, 2, 3 जज बेंच क्या है, तो सभी के निर्णय आप लोग वहाँ कवर किया गया है। उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को कवर किया गया है। तो 11 अक्टूबर का न्यूज आप लोग कवर कर लेना है। देखिए यहाँ कुछ राय बताया गया है, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में कवर होगा यह न्यूज। उसमें देखिए पूर्व विधि सचिव जो थे पीके मल्होत्रा, उनके द्वारा बात बोली गई है कि जब यह देखना होगा कि संविधान में नहीं होने के बावजूद कॉलेजियम व्यवस्था क्यों आई। तो मैंने उस दिन भी बात की थी कि कॉलेजियम व्यवस्था की आवश्यकता क्यों हो गई थी। तो उसमें सरकार ने जब राजनीतिक रूप से सूट करने वालों लोगों की नियुक्ति शुरू कर दी थी, तो मेरिट की अनदेखी किया जाने लगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम व्यवस्था को लागू किया। वर्ष 1993 से यह लगातार लागू है वर्तमान तक। तो उसके देखिए समय के साथ भाई भतीजावाद के कॉन्सेप्ट इसमें लागू होने लगा, कुछ डिमेरिट्स के पॉइंट बताए जाने लगे कॉलेजियम व्यवस्था में। तो उनके बाद देखिए 2015 में एक जजों की नियुक्ति, जो नेशनल नियुक्ति जो NJAC गठित किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था ना। तो उसमें मल्होत्रा जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि न्यायपालिका ने कहीं तीव्रता नहीं दिखा दी है। इस उनके संदर्भ में यह समझा जा सकता है, नहीं लगता मल्होत्रा जी के द्वारा कहा गया कि उन्हें नहीं लगता है कि जो नियुक्ति, न्यायिक नियुक्ति की जो गठन किया गया था, उसमें कार्यपालिका का एक व्यक्ति होने से न्यायपालिका में दखल अंदाजी हो जाती। तो यह कहीं न कहीं जल्दबाजी के रूप में ले लिया गया था निर्णय, तो उस पर भी कुछ बातें इनके द्वारा की गई है। अब कॉलेजियम प्रणाली जो की समीक्षा हो और उसकी खामियों को दूर किया जाए, फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करते हुए है फिर एनजीए जैसा कानून लाए,
अर्थात देखिए बात यह है ना कि पुनः इस प्रकार के कानून को लागू करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से एस्पेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये चीज़ें आप लोग को कवर करना है। आपसे अगर कभी पूछ दे कॉलेजियम में व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कौन कौन से विकल्प तलाशे जा सकते हैं, तो एक तो कॉलेजियम में सुधार की बात की जा सकती है। उसके बाद जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की जो बात की गई थी, गठन किया गया था, जिसे असंवैधानिक पीठ असंवैधानिक कर दिया गया न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके संदर्भ में भी आपको एक विकल्प दिया जा सकता है। क्योंकि यह कौन बोल रहे हैं, पीके जो विधि सचिव रह चुके हैं, सचिव पीके मल्होत्रा, उनके द्वारा बात की जा रही है। तो ये ऑथेंटिक बात होगी ना, क्योंकि सरकारी पद पर रह चुके हैं तो उनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस होगा, उनके एस्पेक्ट समझ रहे होंगे, न्यायिक प्रक्रिया का एस्पेक्ट ये समझे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप राय बता सकते हैं कि एक बार बेंच पर सामने बैठकर, राउंड टेबल पर बैठकर न्यायपालिका के लोग और सरकार के लोग और विधि आयोग के सदस्य, प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्यों को लाया जाए और उसके बाद एक न्यूट्रल चीज़ों को कवर किया जाए कि इसके संदर्भ में किन खामियों को दूर किया जा सकता है। देखिए समस्याएं कुछ भी हो ना, उसका निदान उसके मूल में ही छिपा रहता है। ऐसा नहीं कॉलेजियम व्यवस्था पूर्णतः ठीक हो सकता है या पूर्णतः खराब हो सकता है। उसके बीच की स्थिति को अगर कायम कर दिया जाए तो ये सिस्टम सही चलने लगेगा और चल भी रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज की जाती है, पर देखिए कुछ न कुछ तो कमियां हैं जिस पर सरकार भी बार बार प्रश्न उठा रही है। जो भी और भी अंग है, थर्ड पार्टी जो अंग है वो भी प्रश्न उठा रहा, तो इस पर न्यायपालिका को भी सोचने और समझने की जरूरत है। इसे कवर किया जाएगा। साथ ही साथ में देखिए पूर्व न्यायाधीश जो रह चुके हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष सेवानिवृत्त रह हो गए हैं, उनके द्वारा ये बात बोली गई है ना कि देश चलाना है और न्यायपालिका उसका जरूरी हिस्सा है, तो विचार विमर्श होना बहुत जरूरी है। तो कोई सिस्टम प्रूफ फुल प्रूफ नहीं होता। बात इनके द्वारा भी सही की गई, कोई भी सिस्टम है ना फुल प्रूफ नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ लूप होल जरूर होगा। आप अगर न्यायिक नियुक्ति अगर गठित भी कर दे रहे उसको सारे लोगों से राय लेकर भी, उसमें भी कुछ न कुछ ड्रॉबैक होगा, लूप होल होगा। उसको हम लोग सुधार की प्रयास ला सकते हैं, उसमें सामूहिक विचार विमर्श कर सकते हैं। तो इसके साथ ठीक करने की जरूरत इनके द्वारा की गई है। तो ये सरकार को भी अपनी ओर से ध्यान रखने की चाहिए कि कॉलेजियम व्यवस्था में जो दी जाती है राय, उस पर अपनी आपत्ति बतानी चाहिए, लेकिन यह ठीक नहीं कि उसका मामला लंबित रखा जाए। कॉलेजियम के मामले में कुछ ऐसे देखे गए हैं कि आपको एक सेकेंड रुकिएगा, मोबाइल ऑन रह गया ना, फ़ोन आ जाएगा, अभी बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए तो आप लोग इसे समझिएगा, कभी कभी गलतियां हो जाती है, वो बात नहीं है कि इसके पार्ट को भी समझने की जरूरत है। तो कॉलेजियम के सारे एस्पेक्ट को मैंने उस दिन कवर किया था। इसके दो नए अपडेट आए हैं तो आप लोग इसी उस की पॉइंट में ऐड कर लेना, ताकि आप है ना सारे होलिस्टिक चीज़ों को कवर कर सके, उसके पॉजिटिव पार्ट को, नेगेटिव पार्ट को, उसके भविष्य को भी संदर्भित बताया जा सके कि इस प्रकार से कार्य सरकार और न्यायिक पालिका को करनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए आज का पीटी मेंस ओरिएंट जो न्यूज़ है ये है, जिस पर हम लोग आज की नोट्स आपको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि इस पर पहले चर्चा नहीं हुई है। तो देखिए यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में क्षेत्रीय समूह जो है ना, भारत के अंतर उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में जितने भी क्षेत्रीय समूह है, वो सार्क हो, आसियान हो या तो बिम्स्टेक हो, तो इस प्रकार के जितने भी जो क्षेत्रीय संगठन है उस पर आपको यह न्यूज कवर होगा। तो उस बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, इससे रिलेटेड मैंने कुछ स्लाइड टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हूँ, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूज आपको क्या करना है। तो जान ही रहे हैं आप लोग, उपराष्ट्रपति अभी दौरे पर हैं। तो 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो है, ईस्ट ईस्ट एशिया जो समिट कहा जाता है, EAS जिसे बोला जाता है, को संबोधित करते दौरान खाद्य सुरक्षा और पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को रेखांकित किया और 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष में EAS सदस्य का पूर्ण योगदान का आह्वान किया। उनके द्वारा धनकर के नेविगेशन और ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता के साथ मुक्त, खुले और समावेशी जो आपको इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए EAS जो तंत्र को महत्व पर प्रकाश डाला। तो देखिए मुख्य रूप से आपको इसका विषय याद रखना है इस बैठक का, कि किन किन विषयों पर बात किया। तो देखिए बात यहाँ देखिए, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय
बाजरा दिवस के रूप में मना रहा है यूएन। साथ ही साथ आपको खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संकट से संबंधित चिंताएं जो उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता के साथ मुक्त करना है इन क्षेत्रों को, इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को, तो इस पर बात हो रही है। इससे रिलेटेड देखिए, साथ ही साथ में आपको दक्षिणी चीन सागर की भी चर्चा हुई, तो इससे भी रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक स्लाइड शेयर किया। 9 डैश लाइन देखिएगा, आपको 9 डैश लाइन ऐसे बना हुआ है। तो ये इसलिए बनाया गया नहीं, कृत्रिम रूप से अपनी सीमाएं मानता है चीन, बोलता है कि यह क्षेत्र है ना, इतना क्षेत्र, दक्षिणी चीन क्षेत्र जिसे बोला जाता है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। पर आप देखते होंगे कि जो सीमा निर्धारण है, समुद्री सीमा का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय है, नीति है, उसको यह चीन नहीं मानता। इसी संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है। तो विवाद क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले तो आप लोग जानिए इंडो पैसिफिक नीति क्या है, क्योंकि ये बार बार आप लोगों को ना ये आ रहा है नाम। तो सबसे पहले इससे आप लोग समझिए कि इंडो पैसिफिक नीति क्या है। तो यह भारत के स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता के सिद्धांत पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि की गई है। अर्थात भारत देख रहे हैं, हिंद हिंद प्रशांत, हिंद क्षेत्र आप ये देख रहे हैं, हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र यह है, जहाँ पर आपको ये क्षेत्र सभी है ना, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, ये सब प्रशांत क्षेत्र में आता है ना, ये सब प्रशांत क्षेत्र। तो यह क्षेत्र और यह क्षेत्र का जो प्लस कंबाइंड जो कॉन्सेप्ट है, उसी को हिंद इंडो पैसिफिक क्षेत्र बोला जाता है, जिसमें क्वाड भी आता है, आपको आसियान भी आता है, नीतियां पूर्व की देखो नीति आप लोग सुने होंगे नाम, वो भी आता है, ध्यान रखिएगा। हिंद और प्रशांत क्षेत्र से जो प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर का जो समग्र क्षेत्र है ना, उसमें जो नीतियां कायम की जा रही है या आइडियोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, किसी प्रकार के सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें जितनी भी कॉन्सेप्ट आपको नजर आता है वो सभी इंडो पैसिफिक नीति के रूप में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसी नीति में आपको आगे आसियान के संदर्भ में भी देखने को मिल जाता है। तो इस नीति में इंडो पैसिफिक और भारत इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो IPOI कहा जाता है, पर भारतीय आसियान आउटलुक के बीच मौजूदा तालमेल की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। तो इंडो पैसिफिक नीति यही है। क्या आप जो इन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के जो क्षेत्रीय संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उसके संदर्भ में चर्चाएं की जाएगी लगातार। तो इसको आप इंडो पैसिफिक के रूप में समझिएगा। अब देखिएगा, पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन क्या है जो 17वां हो रहा है ना, यह सम्मेलन हमेशा आसियान के साथ ही होता है। ध्यान रखिएगा, पहले आसियान सम्मेलन मैंने पिछले न्यूज में कवर किया हूँ, वैसे ही उसके साथ ही जब उसकी समाप्ति होती है, आसियान शिखर सम्मेलन समाप्त होता है, उसके जस्ट बाद इसे भी कराया जाता है। अब तो इस पर हम लोग बात करेंगे। वर्ष 2005 में स्थापित यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न होने वाली प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक चुनौती और पर रणनीतिक बातचीत के सहयोग से 18 क्षेत्रीय देशों का एक मंच है। तो इसमें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में कितने देशों का मंच है? तो 18, याद रखिएगा। 10 आसियान के, 8 अन्य। तो इसमें कौन कौन देश है पहले आपको कवर कर लेना है। तो इसमें पहले आप लोग को वर्ष 1991 में पूर्वी एशियाई समूह की अवधारणा तत्कालीन मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे महाथिर बिन मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पीटी में यह प्रश्न लगातार पूछता है, ध्यान रखिए, पूर्वी एशियाई समूह की अवधारणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? तो आपको मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे महाथिर बिन मोहम्मद, उनके द्वारा दी गई थी। अब ईस्ट इंडिया समिट जो है के ढांचे के क्षेत्रीय सहयोग के 6 प्राथमिकताओं पर बल देता या प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है, जो ईस्ट एशिया समिट है उसका। तो पहला है पर्यावरण ऊर्जा, याद रखिएगा। शिक्षा क्षेत्र में कार्य करेगा। वित्त के संबंधित जो भी प्रश्न उठेंगे उससे संबंधित चिंताओं पर प्राथमिकता के रूप में शामिल किया जाएगा। वैश्विक स्वास्थ्य और मुद्दे, महामारी के रोग, इससे संबंधित सभी पर चर्चा किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पर बात की जाएगी। आसियान कनेक्टिविटी की बात की जाएगी। आसियान जो देश है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आसियान में कौन कौन से देश हैं। इस पर मैंने पीछे भी चर्चा किया हूँ, कुछ दिन 2 से 3 दिन पहले की न्यूज में लगातार ये चर्चा हुआ। तो आसियान में कौन कौन से देश है और इस बार आसियान सम्मेलन का कौन सा क्रम हुआ है, याद आप लोग हमें बताइए
कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस वर्ष आसियान का कौन सा क्रम का बैठक हुआ है या कोई भी बैठक आयोजित की गई है। अब संगठनात्मक स्वरूप देखिएगा, इस जो पूर्वी एशियाई क्षेत्र है उसका संगठन का स्वरूप क्या है उसे देखिएगा। यह संगठन आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई संघ राष्ट्रों के 10 सदस्य जैसे ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ साथ अन्य देश 8 देश, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है, भारत है, न्यूजीलैंड है, कोरिया गणराज्य अर्थात दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया मत समझ लीजिएगा, दक्षिण कोरिया, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल होता है। इसलिए आप देखे होंगे इस बार रूस के राष्ट्रपति न आकर उनके विदेश मंत्री अर्थात उसके एक प्रतिनिधि को भेजा गया है। नोट यहाँ याद रखिएगा, क्या नोट याद रखना है, यह आसियान देशों पर केंद्रित एक मंच है। आसियान से ही निकला हुआ यह एक मंच है जिसमें इसकी अध्यक्षता केवल आसियान के सदस्य ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखने। और स्टेट पीसीएस तो लगातार इस सबसे प्रश्न पूछता ही है। जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो वनडे हम लोग जिसे बोलते हैं वनडे एग्जाम, उसमें तो ये सब प्रश्न फेवरेट प्रश्न होता है, तो आप लोग इसे कवर कीजिएगा। वर्ष 2021 में इसकी अध्यक्षता ब्रुनई में की गई थी, दारुसलाम जहां पर है, तो वहां पर कवर किया गया था 21वां। 22वां कहाँ किया गया है आप लोग बताइए। तो अभी अभी जब न्यूज कवर किया ही जा रहा है, 22वां कहाँ किया गया और 23वां का आयोजन कहाँ होगा, आप लोग हमें गूगल सर्च करके भी बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग को अपडेट होना चाहिए, याद होना चाहिए कि वनडे एग्जाम में ये सब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएम तो लगातार ये सब प्रश्न आते ही हैं। 16वें जो पूर्वी एशियाई जो समिट है, ईस्ट एशिया समिट, उसमें इंडो पैसिफिक, दक्षिणी चीन सागर, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, जिसे चीन हमेशा लगातार इसे नहीं मानता है, आतंकवाद, कोरियाई प्रायद्वीप तथा म्यांमार की स्थिति सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो देखिए 17वां में क्या क्या चर्चा किया गया, आप लोग अभी नीचे मैंने चर्चा यहाँ पर किया हूँ, 17वां का देखिए यहाँ पर चिंता का विषय क्या डाला गया है। आपको मुक्त व्यापार, यहाँ मुक्त व्यापार देख रहे हैं, नेविगेशन ओवर फ्लाइट की खुले और समावेशी ईडी पैसिफिक जो बढ़ावा है देने के लिए मंच का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात की गई है खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, बढ़ती आर्थिक चिंताएं, वैश्विक चिंताएं, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस जो मिल्क दिवस जो मनाया जाएगा 2023 का, उससे संबंधित योगदान विषय था। इसी तरह 16वां में था यह विषय था, ध्यान रखिएगा दोनों विषय को आपको याद रखना, 16 और 17 को। कहीं प्रश्न यह पूछ देना जो पूर्वी एशियाई संदर्भ में भारतीय चिंताएं किस रूप से परिवर्तित हुई है या किस रूप से रेखांकित हुई है, तो 16 और 17 का कम से कम आपको आइडियोलॉजी पता होना चाहिए, विषय क्या था, उससे संबंधित चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब पूर्वी एशियाई जो शिखर सम्मेलन की प्रक्रियाएं किस रूप से की है, प्रतिक्रिया क्या है, प्रक्रियाएं क्या है, सभी हम लोग देख लेते हैं। तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जिसे ईएएस कहा जाता है, सम्मेलन वार्षिक सूची नेताओं के शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त होती है। जैसे ही आपको जो वार्षिक सूची जारी होती है, प्रमुख जो देश है 18 देश, उसके प्रमुख नेताओं के द्वारा इस सम्मेलन को समाप्त किया जाता है। आयोजन आमतौर पर प्रत्येक वर्ष चौथी तिमाही में आसियान नेताओं के बैठकों के साथ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आसियान की बैठक होगी ना, इसका भी बैठक वहाँ होता है, क्योंकि एक ही साथ दो मंचों का प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसके साथ ही हम लोग आगे देखेंगे भारत के पूर्वी जो आपको देखेंगे, एक सेकंड, हाँ, पूर्वी एशियाई शिखर और विदेश मंत्रियों और आर्थिक मंत्रियों की बैठकें भी प्रतिवर्ष आयोजित ईएएस में की जाती है, अर्थात ईस्ट एशिया समिट जो होता है उसमें। पहले तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होता है, जो राष्ट्र प्रमुख होता है उनके द्वारा विदेश मंत्रियों की भी और आर्थिक मंत्रियों के भी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो आपको प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, ईस्ट एशिया समिट में किन किन समूहों की आपको बैठक आयोजित की जाती है, तो तीनों का याद रखिएगा। इसी प्रकार लास्ट में भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अगर भारत की पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में योगदान पूछे या किस रूप से वह काम कर रहा है, इसकी भूमिका क्या है, तो याद रखिएगा। साथ ही में भारत 2019 नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित
पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन भारत की इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव जो है IPOI का अनावरण किया, और उसके साथ ही साथ क्या किया आपको, जिसका उद्देश्य क्या था, सुरक्षित और स्थिर समुद्री डोमेन उपयोग करना, अधिकार क्षेत्र के निर्माण के लिए भागीदारी बनाना, अर्थात जो हिंद पैसिफिक क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र यहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के क्षेत्र को बेहतर समावेशी रूप से मंच को तैयार करना भारत का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह कि इन क्षेत्रों को चीनी दबाव मुक्त किया जाए, और जो बढ़ रही आक्रामकता नीति इन क्षेत्रों में, इससे भारत को एक बेहतर विकल्प तलाशने के लिए यह मंच उपयोग करता है। तो ये सब चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए, कवर करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम न्यूज पर कवर करेंगे। देखिए, तब तक चैनल को आप लोग जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। 2000 सब्सक्राइबर का जो लक्ष्य था वो आप लोग जल्द से जल्द पूरा कीजिए। जसवाल सर ने आप लोग को दिया भी था 1 से 2 दिन में कवर करने का, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारा, और साथ ही साथ जो 10,000 का टारगेट है जल्द से जल्द आप लोग पूरा कीजिएगा। तो हम लोग स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो एक संख्या एक होनी चाहिए जिसके आधार पर हम लोग बेहतर चीज़ों को, इनिशिएटिव को ले सकें। देखिए, यहाँ पर ये राजनीतिकरण नहीं कीजिएगा। इसे मैं यहाँ से एक टर्मोलॉजी आप लोगों को निकाल के दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम में यूज है। देखिए, हिंदू महासभा के एक व्यक्ति कोई है जो जे नंद कुमार है, उनके द्वारा एक बहुत ही बेहतर आपको शब्द दिया गया जो एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, या इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जाता है। देखिए, यहाँ पर वर्ष 1947 में हमें स्वराज मिला। यह राजनीतिक स्वाधीनता है, स्वतंत्रता नहीं है। कितनी बड़ी बात यहाँ बोली है, आपको इसके आइडियोलॉजी को समझिएगा, और क्या यह वर्तमान में चीजें स्पष्ट हो रही या नहीं हो रही, क्या इसकी उपयोगिता देखने को मिली, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि अपना तंत्र होगा। अभी हमारी राजनीतिक सत्ता भारत की है, पर हम आज भी अपना तंत्र विकसित नहीं कर पाए। तंत्र विकसित नहीं कर पाए कहने का अर्थ हमारी आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समस्याओं का मूल कारण भी यही रहता है, क्योंकि हमने वैसे तंत्र को विकसित नहीं किया जो पूरी तरह भारतीय रूप से वो चिन्हित हो। आप लोग जानते ही होंगे, जो संविधान निर्मात्री सभा ने भारतीय संविधान के 2/3 भागों को वर्ष 1935 का एक्ट जो था उससे लिया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस रूप से हम चीजों को मॉडरेट किए हुए हैं उन ब्रिटिश कानूनों को। आप लोग याद होगा, जहां तक मुझे पता है आप लोग को ये भी याद होगा कि वर्ष 1935 का जो एक्ट था उसे सिरे से नकारा गया था उस समय के भारतीय प्रतिनिधित्वकर्ताओं द्वारा कि एक्ट सही नहीं है, बहुत से डीमेरिट्स है। पर उसी एक्ट के 2/3 पार्ट को संविधान निर्मात्री सभाओं के द्वारा बहुत से ऐसे एक्ट उसमें प्रावधान थे जो हूबहू कुछ बिना किसी बदलाव के लागू कर दिए गए। तो कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप लोग सोचिएगा इस बात को। आप लोग पीटी में याद करते होंगे ना कि 1935 का एक्ट का 2 स्रोत, जहां भारतीय संविधान का स्रोत की चर्चा होती है, उसमें पढ़ते होंगे ना आप लोग कि 2/3 सबसे ज्यादा 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो एक समय उसी एक्ट में सभी प्रावधान भारतीय राजनेताओं के द्वारा सिरे से निकाल दिया जाता है, पर स्वतंत्रता के बाद जो सत्ता हस्तांतरण किया गया था, मैं तो उसे स्वतंत्रता भी नहीं कहता हूँ, सत्ता हस्तांतरण करता हूँ। नहीं तो अभी तक आईपीसी की धारा चेंज नहीं की जा सकी है। समझ लीजिए, जो सदियों पुरानी बातें जो हैं उसे अभी तक लागू की जा रही है, जो अंग्रेजों ने बना के गया एक अपना इंडियन पेनल कोड। देखिए, नाम दे देना इंडियन पेनल कोड, उसकी प्रासंगिकता यह नहीं दर्शा देता है कि उसमें कुछ सुधार हो गया। एक नवीन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्णयों का निर्धारण हो चाहिए, नियमों का निर्धारण होना चाहिए, ताकि वर्तमान समस्याओं को समझ। इसलिए बहुत से डिमेरिट आप लोगों को हमारे शासन प्रशासन में देखने को मिलता है। अभी तक देखिए, हमारे पास जो लाइसेंस लॉ है, ठीक ना, पुलिस लॉ है, उसके बाद आप लोगों को साक्ष्य अधिनियम है ना, सभी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप चल ही रहा है। उसमें कुछ बदलाव फेरबदल किए गए हैं, पर यह एकदम बिल्कुल नहीं कि अपना तंत्र जरूर विकसित करना है। तो देखिए, इसी प्रश्न को यह उभारते हैं, और कहीं ना कहीं
आपको बहुत युक्ति युक्त रूप से प्रासंगिक लगेगा कि अभी तक हमने उन अधिनियमों को अभी तक तोड़ा नहीं या संशोधित करके समाप्त नहीं किया जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकारों को करनी चाहिए थी। 47, हाँ मानता हूँ शुरुआत में चीजें सही नहीं हो रही होंगी, शासन प्रशासन व बहुत से दिक्कतें रही होंगी, और भी विकल्प सरकार के पास थे काम करने के लिए, और भी उनके पास मुद्दे थे काम करने के लिए। इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं कि हम उन नियमों को वर्तमान तक ढोते रहे। ब्रिटिश जो सत्ता थी, शोषणकारी सत्ता थी, वो अपनी नीतियों का निर्माण अपने हितों की पूर्ति के लिए की थी। जितने भी नियम कानून थे उसको अपने हितों के संदर्भ में ही पूर्ति करने के लिए बनाए गए थे। वो वर्तमान स्वरूप में जब तक हम नियमों को संशोधित करके नहीं लाएंगे या पूर्णतः एक नया नियम अपने वर्तमान समसामयिक रूप से नहीं लाएंगे तो तंत्रों का विकास नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यह आपको प्रश्न पूछा जाता है मेंस में, और इससे रिलेटेड इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछ देगा कि जैसे आप डीएसपी स्टेट पीसीएस में डीएसपी प्राथमिकता देंगे, यूपीएससी में आईपीएस देंगे ना, तो सबसे पहले प्रश्न पूछ देगा आपसे, क्या ऐसा कारण आपको नहीं लगता है कि आईपीसी की धारा जो पुरानी है उसे समाप्त, उसे नए स्वरूप में लाकर एक नया नियम लागू करना चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ों को कवर करना चाहिए। तो ये आपको कवर करना, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए आपको इस सब के लिए तैयार रहना है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको तैयार रहना है। इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न मेंस में या इंटरव्यू में पूछे तो आपके पास लॉजिकली और आपके पास जो सोर्स है उसके आधार पर ही बता सकते हैं कि हमारे राजनीतिक विकास या प्रशासनिक विकास के क्रम, लोकतांत्रिक विकास के क्रम में कुछ ऐसी गलतियां पहले हुई हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। संविधान निर्मात्री सभाओं का ये कभी मंशा नहीं रहा होगा कि इन नीतियों को पूर्णतः लागू कर दिया जाए, ठीक ना, ये कभी मंशा नहीं रहा। मैं ये मानता हूँ उस समय के बहुत सी समस्याओं का प्राथमिक रूप से पहले तत्काल निवारण करने की जरूरत थी, और 1935 का जो एक्ट था उसको हूबहू रूप से लागू करना उनकी कुछ न कुछ रही होंगी कि जल्द से जल्द नियमों को, हम संविधान को निर्माण करते हैं, उसके बाद चीज़ों को हम फिर से समय के साथ संशोधन कर लेंगे। तो इसलिए आप लगातार देखते होंगे हमको 100 से प्लस संविधान संशोधन आपको भारतीय संदर्भ में देखने को मिल जाता है। वही अमेरिकी संविधान अभी 7 से 8-9 संविधान संशोधन ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि हम डीमेरिट्स, हमारे फॉल्ट कहाँ है, फॉल्ट हमारे पूर्व के नियमों को उस समय यथावत रूप से लागू कर देना कहीं न कहीं वर्तमान समस्याओं को जन्म दे रहा है। तो हमें नीति निर्धारक जो हमारे हैं, उनको यह समझना होगा कि हमें इस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ आज से सक्रिय हो जाएगा। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूं, पर आज भी आप लोगों को दिया गया है पेपर में, तो इसे आप लोग सर्किल को देख लीजिएगा। सेम टू सेम बातें पहले भी स्लाइड शेयर किया गया है टेलीग्राम पर पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में। यहाँ पर लॉजिकली ये समझिए, पश्चिमी विक्षोभ उसे कहते हैं जो अभी है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं आती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को तोड़ते हुए यहाँ पर आके ब्लास्ट होगी, इसका यहाँ पर वर्षा होगा इन क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्रों में, उसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और इससे आपको प्रभाव, इस पर मैंने स्लाइड भी शेयर किया और की नोट्स में भी इसका आपको कवर किया, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का की नोट्स है ना, उसमें भी कवर किया गया। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा ताकि चीजें कवर हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब ज्यादा नहीं है। चलिए, ये आरक्षण की औचित्य को आप लोग समझिएगा, लगातार यह न्यूज में है, इससे रिलेटेड आपको इंटरव्यू में जरूर प्रश्न पूछेगा, मेंस में पूछे या ना पूछे, पर इंटरव्यू में जरूर प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। सारे औचित्य पहले वाले ही बातें की गई हैं, उसे नए तरीके से संदर्भ में बातें की गई। बस आप लोग को यहाँ ये न्यूज अपडेट करना, स्वतंत्रता से पहले ही आने लगा था विचार कि किस प्रकार से हमें आरक्षण देना। जैसे हंटर कमीशन की बात लगातार होती है ना, ज्योतिराव फुले वंचित तबके के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की थी, तो ये भी कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा में आरक्षण की ही बात की गई थी। और वर्ष 1991 में त्रावणकोर जो रियासत था, उसे सिविल नौकरियों में बाहर के लोगों को प्राथमिकता देने के विरुद्ध सरकारी नौकरियों का आरक्षण की मांग की गई थी। यह भी आरक्षण का ही पार्ट था। तो ऐसा नहीं कि आरक्षण का मुद्दा है ना, आज़ादी स्वतंत्र सत्ता हस्तांतरण हुआ था 1947 के बाद, उस संदर्भ में झलक के आती है। यह 1882 से ही उत्पन्न हो गई थी कि, और आप लोग देखते होंगे
कि सीट में भी आरक्षण दिया गया था, जो प्रतिनिधि सीट था, निर्वाचन का सीट था, जिसमें आप लोग देखते होंगे कम्युनल अवार्ड का नाम सुने होंगे, पूना पैक्ट का नाम सुने होंगे ना, वो भी एक प्रकार कहीं ना कहीं आरक्षण के ही बीज थे। तो आरक्षण हमारे सिस्टम में पूर्ववर्ती प्रक्रियाओं का ही देन है। ऐसा नहीं है कि आपको, हाँ, जो मंडल कमीशन आयोजित किया गया था उससे या उससे पूर्व की घटनाओं का एक मिला जुला असर था। तो ऐसे चीज़ों को कवर करना, और ये डाटा को आप लोग यूज कर लेना, इसमें बहुत बेहतर डाटा दिया गया है। और अभी दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का अंडरलाइन जो पीडीएफ है आप लोग को ऐप पर अवेलेबल, जस्ट वीडियो समाप्त होगा और अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। और इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ, मंडल कमीशन ने बदली तस्वीर, तो मोरारजी देसाई के विचार क्या थे, आयोग के पास कौन कौन से विकल्प थे, सभी पर मैंने चर्चा किया हूँ, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और बीपी सिंह के इस संदर्भ में क्या बातें थी, तो ये भी आप लोग को कवर करना है। तो चलिए, हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप इन सब चीज़ों को कवर करते चलेंगे। अब पॉलिटी की क्लास में मैंने बेहतर तरीके से 15-16 को स्पष्ट किया आरक्षण के प्रावधान किस रूप से है। तो आप लोग ये संविधान के जो आर्टिकल है आप इसे भी याद करते चलिएगा। ऐसा नहीं कि आप बस चीज़ों को ऐसे ही समझिए निकलते चलिए। आर्टिकल भी से भी प्रश्न आपको पीटी के लेवल पर तो कम से कम पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग को कम से कम महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसको कम से कम याद करना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होता है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, न्यायवादी, महान्यायवादी, तो सभी पर आपको आर्टिकल याद करना होगा। तो बेयर एक्ट आता है, याद रखिएगा, बेयर एक्ट आता है, उसे आप लोग लेकर उसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे आर्टिकल आज आप लोग नहीं पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह चीज़ें देखिए बस पॉलिटिकीकरण दिया गया तो उन सब चीज़ों को एग्जाम ओरिएंट नहीं है, तो आप लोग इसे नहीं कवर करें। देखिए विमर्श में आपको चीनी आक्रामकता के विरुद्ध भारतीय रणनीति की बात की गई है। तो इसी में क्वाड की भी चर्चा की गई है, आपको हिंद प्रशांत महासागर, इंडो पैसिफिक की भी चर्चा की गई, दक्षिणी चीन सागर की नीति की भी चर्चा की गई है। और आप लोग को मैंने सभी पर चर्चा पहले वीडियो एनालिसिस में किया हूँ। तो कुछ बातें यहाँ बस याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ बातें उभारी गई थी। 20वीं जो कांग्रेस के पूर्व चीन में सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी के में एक विशेषज्ञ ने चीन की आक्रामक नीति पर आपको प्रदर्शित करने के लिए कहा था। और भारत यदि हिंद महासागर को महान समुद्र मानते हुए इसकी सुरक्षा की भूमिका में आने का प्रयास करता है, तो चीन के साथ टकराव में वृद्धि होगी। अरे ये बेशक होगा यार। भारत हिंद महासागर ब्लू सी का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, डीप ब्लू ओशियन का नीति लेकर आया है पिछले कुछ वर्षों में। तो देखिए होगा कि अब टकराव की स्थिति लगातार उभरेगी, क्योंकि देखिए जो भी व्यापार होता है ना अरब सागर से हो या यूरोप के साथ, यूरोप के क्षेत्रीय अमेरिका के साथ, तो या तो जो स्वेज नहर उसके थ्रू ही होगा। तो उसके साथ ही आपको जब इधर जाना एशिया में जापान या चीन जाना, तो इसलिए आप देखते होंगे भारतीय हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी से होकर जाना पड़ता है। तो गलवान की घाटी जब हुई थी घटना, आप लोग याद होगा, तो हिंद महासागर में लगातार गश्ती बढ़ा दी गई थी। गश्ती इसलिए बढ़ाई गई थी कि चीन है ना, जब भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देगा, जब हम इसे ब्लॉकेज करेंगे ना, तो हमसे नेगोशिएशन करेगा। और वो हमारी नीतियों को वो समझते हुए उस गलवान की घटना से पीछे हटा था। ध्यान रखिएगा, आप लोग वीडियो ऑब्जर्व कीजिएगा कि इस दौरान गश्ती भारतीय हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी में बढ़ गई थी, ताकि उसके सामग्रियों पर नजर रखा जा सके, उस पर अतिरिक्त दबाव डाला जा सके। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। और भारत का यह अधिकार क्षेत्र में भी आता है कि वो अपने समुद्री सीमा का सुरक्षा करे। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आपको वन बेल्ट इनिशिएटिव चीन द्वारा चलाया जा रहा है ना, उसका मूल मकसद यही है कि कभी भी भविष्य में मान लीजिए पाकिस्तान यह है, यहाँ पर सीपेक आप लोग नाम सुने होंगे ना, सीपेक का। और यह वियतनाम, कंबोडिया सभी देश है। और यह आपको सुमात्रा, तो यहाँ से एक जल डमरू निकलता, तो इस जल डमरू का पहले तो आप लोग नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। जो यहाँ पर जल डमरू है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ सबसे बड़ा गर्त भी है, गहरा गर्त भी है। तो 9 डैश लाइन आप लोग को मैंने अभी बताया, ये क्षेत्र और चीन यहाँ है ना। तो अपने व्यापार आने के लिए, अभी यूरोप के साथ व्यापार करने के लिए या अरब देशों में व्यापार करने के पास इसके पास एक ही रास्ता है, यही रास्ता है, ठीक है।
इस रास्ते में जब भी विवाद, सीमा विवाद भारत के साथ होता है तो भारत यहाँ पर गश्त बढ़ा देता है और भारत के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। तो मजबूरी वश जानते चीन को ये नेगोशिएशन करना पड़ता था पहले बहुत वर्षों से। तो चीन ने एक रास्ता निकाला कि हम आपको 2-3 राष्ट्रीय विकल्प चीन ने निकालना चाहा, जिसमें आपको सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट लेकर आया, जिससे यूरोप के साथ वो जोड़ता है इस रूट को, यूरोप के व्यापार के साथ, मध्य एशिया व्यापार, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान देश देख रहे होंगे ना, उसके साथ साथ ही साथ एक की सी पैक निकाला। मान लीजिए अगर ये रूट कभी बंद कर देता है भारत अपने शक्ति के साथ प्रदर्शन में आने वाले 20-25 साल, 50 साल में, कि नहीं अब आप ये सब चीज़ों को नहीं करेंगे, मेरे सीमा विवाद को समाप्त कीजिए, अब नहीं तो मैं इसको ब्लॉकेज कर दूंगा। तो डायरेक्ट यूज न करके वो क्या करेगा, अब ये क्या करेगा कि इस पैक के तरह इस रूट को, पाकिस्तान वाले रूट को जारी करेगा। तो डायरेक्ट आपको अरब के साथ व्यापार करे, क्योंकि यहाँ पर इसका क्षेत्र नहीं ना भारत का इसके आसपास का क्षेत्र है अधिकार क्षेत्र में, हिंद महासागर में इसका अधिकार क्षेत्र है। तो इस रूट का वो उपयोग कर सकेगा आने वाले भविष्य में। इसलिए आप देखते हो सबसे बड़ी पूंजी चीन ने लगा रखा है इस सिल्क रूट में और इस सी पैक में। इसका मूल कारण यही है। तो आप लोग इसे समझिएगा। कभी प्रश्न आपसे पूछ दे कि वन बेल्ट इनिशिएटिव जो चीन लिया है उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सिल्क रोड को कन्वर्ट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पुनः जीवित करने का उद्देश्य रखता है, या इसके पीछे कुछ हिडन मामला है? तो हिडन मामला यही है कि भविष्य में कभी चीन, देखिए भारत कभी न कभी शक्तिशाली होगा ना आने वाले 20-25 साल में। जैसे चीन अपना रवैया अपनाता है तो हिंद महासागर में भी तो उसे मॉडरेट करने के लिए भारत अपना रवैया अपनाएगा ना, क्योंकि राष्ट्रीय हित का प्रश्न होगा, सभी देश करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम अपनी नैतिकता खो देंगे, ऐसा नहीं। उन देशों से मेरा विपरीत हमारा रहेगा रवैया, पर हम शक्तिशाली प्रदर्शन करेंगे ही ना चीन के साथ। तो यह स्थिति आने वाले 20-25 साल में उभरने वाली है। तो इसलिए चीन ने पिछले 5-6 सालों में यह नीति अपनाते हुए इस बेल्ट को है ना डेवलप कर रहा है कि कोई भी समस्या अगर भारत के साथ हो तो मुझे इस रास्ते का उपयोग करना न पड़े और इन समग्र देशों के साथ हमें निगोशिएशन नहीं करना पड़े। इसलिए देखते हुए इन देशों को अंधाधुंध कर्ज देता है और हर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। क्योंकि अगर इसके साथ, पाकिस्तान के साथ ये खड़ा नहीं रहेगा चीन ना, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना यह उस पर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा और धूमिल हो जाएगा। इसलिए देखते हो वो आतंकवादी फंडिंग का बात हो या आतंकवाद को सूची में शामिल करने की बात हो या इस प्रकार के किसी भी प्रकार के दबाव डालने की बात हो, तो चीन हमेशा पाकिस्तान के संदर्भ में, और इसका फायदा चीन पाकिस्तान में बेशक उठाता है। अमेरिका को तो छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान ने उनके अपने हित में उपयोग करने से। तो चीन कौन खेत का मूली है, सबसे बड़ा तो इसे ये समझना होगा ना। आने वाले समय में चीन भी इसे भोगेगा, जैसे अभी तुर्कियों भोग रहा है ना। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा उस पर। तो इस चीज को समझिए, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए ना, तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या आपने समझा, इससे बेहतर आपको चीजें उभर कर सामने। बाकी कहानी सब सेम टू सेम है। तो आप लोग याद रखिएगा, चीनी आक्रामकता को रोकने के लिए भारत क्या कर रहा है, चीन क्या किस रूप में आगे काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नीचे आ जाइए, एक तुर्कियों के मामले में आ जाइए। देखिए तुर्कियों भी बाबू साहब जो है देश है ना, भले विकसित देशों की श्रेणी में आते, कुछ नीतियां इनकी भी जो सभ्य समाज के निर्माण में जो बातें की जाती है ना, हम एक विश्व शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करें, उसमें भी कहीं ना कहीं ये रोड़ा लगाते हैं। पाकिस्तान को हमेशा आतंकवाद के मुद्दे पर यह समर्थन करते हैं, जैसे चीन करता है ना वैसे ही। देखिए हाल ही में ऐसा विस्फोट वहाँ नहीं होना चाहिए एक सभ्य समाज के तौर पर देखिए वहाँ भी विस्फोट की आतंकी घटनाएं के संदर्भ में कुछ बातें उभर कर सामने आ रही। लगातार विस्फोट वहाँ भी हो रहे हैं। ऐसे बहुत से अरब कंट्री हैं वहाँ पर भी हुए ऐसी घटनाएं। तो देखिए यहाँ पर जो बीज गड्ढा खोदता है किसी ने, वो आज न कल उस पर गिरेगा ही। तो मैं इसलिए कुछ दिन पहले मैं आपको बताया था ना कि चीन ऐसी गलती कर रहा है ना, उसकी खामियाजा उसे 20 से 30 साल बाद स्वयं भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में जो भी देश आतंकवाद को दो नजरिए से देख रहे हैं ना, वो आने वाले समय में स्वयं भोक्ता बनेंगे, उसका प्रताड़ना झेलेंगे। तो समझ में आ जाए सभी राष्ट्र 20 से 30 वर्षों बाद क्या करेंगे, इस मुद्दे पर एक तरीके से अपना विचार रखेंगे, बोलेंगे आतंकवाद समस्याओं को समाप्त करो, हम बहुत झेल रहे हैं। तो देखिए आने वाले समय का वेट कीजिए, ये चीज़ें होंगी, क्योंकि
ये किसी का नहीं होता ना, आतंकी घटना इनका काम ही वही है। एक नया चीज़ आप लोग अपडेट कर लीजिए, सऊदी अरब ने बोला है COP27 का बैठक में कि अब हाइड्रोजन कारें चलेगी वहाँ, तो इससे संबंधित एक नया कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। हाइड्रोजन कार क्या होता है उससे संबंधित पहले मैंने चर्चा किया हूँ दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, तो आप लोग इसे कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट बात नहीं करेंगे, अब समाप्त करेंगे। अब समाप्त हो चुका है सारा न्यूज एनालिसिस आज का, जो महत्वपूर्ण था। 2-3 चीज़ें आपको जाननी होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट फिर कल मिलेंगे, तब तक आप लोग को क्या करना है, ऐप जरूर डाउनलोड करना है युक्ति आईएएस का। वहाँ पर बहुत से टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, क्लासेस दिए जा रहे हैं, दैनिक जागरण का न्यूज एनालिसिस आपको प्राप्त करना है, की नोट्स प्राप्त करना है, तो पैक को जरूर परचेज कीजिए। और बहुत बड़ी राशि नहीं होती, 365 रुपया साल का, समझ लीजिए। और आज ऑफर भी दिया गया 14 नवंबर का, तो आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। कल फिर आज रात 12 बजे के बाद वो पूर्णतः जो पैक था, जितना रेट था वो जारी हो जाएगा, तो इस ऑफर का लाभ उठाइए जो अभी तक नहीं लिए हैं, और चीज़ों को एग्जाम ओरिएंट टू द पॉइंट कवर कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।